नमस्कार दोस्तों, मैं अखिल वी अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। क्लास 12th की इकोनॉमिक्स है ये, बुक 2 भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास का चैप्टर 13 है ये। बाकी चैप्टर्स हमने पहले अपलोड कर दिया है, तो उसकी वीडियोस आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आप लोग को मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास अनुभव। इसका अर्थ यह है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में बताया गया और इसमें चीन को भी शामिल किया गया है कि आखिरकार किस तरीके से इकोनॉमिक पॉलिसी के अनुसार किस तरीके से भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास कैसे हुआ था, उसके बारे में हम अनुभव शेयर करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में पहले हम शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में पढ़ना है। तो पहला टॉपिक हमारा है, पहला टॉपिक हमारा है भारत, पाकिस्तान तथा चीन की विकास नीति का क्या अर्थ होता है, आखिरकार ये क्या है। और दूसरा टॉपिक हमारा है भारत, चीन एवं पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की तुलना में किस तरीके से आखिरकार इनकी उपलब्धियां क्या क्या हैं। और इसी का हमारा खंड ए है, सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि किस तरीके से हुई थी। और दूसरा बी हमारा है, वृद्धि का ढांचा क्या है आखिरकार। और तीसरा सी में है, जनसंख्या रूपरेखा और मानव विकास क्या है। और हमारा तीसरा टॉपिक है, भारत एवं पाकिस्तान की समान एक जैसी सफलताएं कौन कौन सी हैं आखिरकार, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। और हमारा आखिरी टॉपिक है, चीन की स्थिति में भारत से बेहतर किस तरीके से आखिरकार है, यानी कि जो भारत है, भारत आखिरकार क्यों पिछड़ा रह गया, आखिरकार चीन इतना आगे क्यों निकल गया, उसके बारे में हम स्थिति इसकी बताएंगे कि आखिरकार क्यों ऐसा हुआ। ठीक है। तो पहला टॉपिक हमारा है, भारत, पाकिस्तान तथा चीन के विकास नीति की क्या क्या विशेषताएं हैं आखिरकार, इनके बारे में एक एक करके हम डिस्कस करेंगे आखिरकार भारत, चीन और पाकिस्तान के बारे में। ठीक है। तो पहला हमारा है, भारत, पाकिस्तान और चीन का विकास पथ क्या रहा आखिरकार, किस तरीके से उनकी जो सिक्वेंसी रही, उनकी पॉलिसी रही कि कौन कौन सी पॉलिसीज़ आखिरकार लागू हुई थी और कौन कौन सी पॉलिसीज़ उनकी जो है एकदम बेनिफिट उनके लिए रही है। ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है, तीनों देशों में लगभग एक ही समान पथ की ओर बढ़ना शुरू किया गया था, क्योंकि भारत, पाकिस्तान सन 1947 में स्वतंत्र, दोनों ही देश स्वतंत्र हुए थे। ठीक है। जबकि चीन जो है गणराज्य स्थापना 1949 में हुई थी, यानी कि 1949 में चीन भी मुख्य रूप से आज़ाद हो गया था। ठीक है। और दूसरा पॉइंट हमारा है, तीनों देशों ने एक ही प्रकार से अपने नीतियाँ तैयार की थी, शुरू की थी, तथा भारत ने सन 1951 में अपनी प्राथमिक यानी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की घोषणा की थी और पाकिस्तान ने 1956 में तथा चीन ने 1953 में अपनी प्रथम पंचवर्षीय योजना घोषणा की थी। आप लोग को ये बता दूं कि आखिरकार जो पंचवर्षीय योजना थी ये है क्या, आखिरकार थी क्या। पंचवर्षीय योजना का अर्थ ये है कि आखिरकार हमारी जो योजनाएं चल रही है ना, कि कौन से काम हमारे देश में होने हैं, वित्त व्यवस्था से हो या फिर सड़क निर्माण से हो गए, या प्रथम व्यवस्था का अर्थ ये होता है कि पूरे देश में होने वाले कल्याण, यानी कि जीडीपी का एक हिसाब से पहले से उसका जायज़ा करके रखना कि कौन कौन से हमने डेवलपमेंट करने हैं 5 सालों के अंदर, कौन से हमने इतना कम से कम हमारे देश का कल्याण होना चाहिए, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है। आगे देखते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट हमारा है, भारत, पाकिस्तान ने समान नीतियाँ अपनाई थी, जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्रों का सृजन करना और सामाजिक विकास पर सार्वजनिक खर्च करना। ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है, भारत और पाकिस्तान दोनों ने मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रारूप को अपनाया, यानी कि जो भारत है और पाकिस्तान, भारत ने सबसे पहले अपनी जो है अर्थव्यवस्था अपनाई थी, उसके बाद में चीन और पाकिस्तान ने अर्थव्यवस्था अपनाई थी। ठीक है। जबकि चीन ने आर्थिक समृद्धि के निर्देशिक रूप से अर्थव्यवस्था में प्रारूप से अपनाया था। ठीक है। और पांचवा पॉइंट हमारा है, 1980 तक अभी तीनों देशों में समृद्धि धर्म के प्रति और व्यक्ति के प्रति व्यक्ति आय होती है, लगभग समान एक ही समान मानी जाती थी उस समय। ठीक है। और छठा टॉपिक हमारा है, आर्थिक सुधार चीन में 1978 में और पाकिस्तान में 1988 में और भारत में 1991 में लाई गई थी, इसे लागू किया गया था। इसका अर्थ यह है कि तीनों ही देशों ने एक ही समान स्थिति में अपने कार्य करना शुरू कर दिए थे कि कैसे हमें अपने देश की जो अर्थव्यवस्था उसको सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हमें विकास करने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। इसी तरीके से पाकिस्तान ने 1988 में और जो चीन है 1989 में, उसके बाद में जो भारत हमारा देश है 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत ही ये सारे नियम और भी लागू किए गए थे। ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है, सार्वजनिक क्षेत्रों को ही मुख्य रूप से भूमिका क्यों दी गई थी, यानी कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है इनको ही मुख्य रूप से भूमिका क्यों दी गई थी, आखिरकार इनका ही डेवलपमेंट क्यों किया गया था, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा है, देश के विभाजन ने भारत और पाकिस्तान की दोनों की अर्थव्यवस्था को धीमी गति से बढ़ाने वाली तथा पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था में बदल दिया गया था।
और दूसरा पॉइंट हमारा है, दोनों अर्थव्यवस्था को निवेश की एक प्रबल और प्रयास करने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यक थी उस समय, जो केवल सरकार ही दे सकती थी और सरकार के हाथ में ही सारी शक्तियाँ उस समय होती थी। और तीसरा पॉइंट हमारा है, इसलिए सार्वजनिक क्षेत्र पर अधिक विश्वास दिखाया गया था कि कहीं ना कहीं एक हिसाब से हमें इससे प्रॉफिट भी मिल सकता है और इस पर अगर हम इन्वेस्ट ज़्यादा करें तो। ठीक है। और फोर्थ पॉइंट हमारा है, चीन में विकास के लिए ज़्यादा अधिक मात्रा में कठोर मॉडल को अपनाया गया था। 1949 में माओ के नेतृत्व में यहाँ अपनाया गया था। इसमें उत्पादन है, इसमें गतिविधि के सभी प्रकार के जो महत्वपूर्ण क्षेत्र थे उसमें सरकारी नियंत्रण को लाने के लिए निर्णय लिया गया था। आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है भारत चीन का किस तरीके से आखिरकार जो भारत है और चीन है और पाकिस्तान अर्थव्यवस्था की तुलना में क्या है, आखिरकार इनकी तुलनाएं किस तरीके से की जा सकती है भारत, चीन और पाकिस्तान की, तथा इसकी मुख्य प्रकार की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, क्या कारण है, आखिरकार इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो पहला हम देश उठाते हैं, चीन के विकास का वर्णन किस तरीके से किया जाता है। यानी कि जो पहला हमारा टॉपिक यही है कि चीन का विकास का वर्णन किस तरीके से किया गया है। ठीक है। 2017 में चीन का एक सकल घरेलू उत्पादन जो लगभग 12.40 ट्रिलियन यूएसए डॉलर था। 12.40 उस समय के लिए बहुत ही ज़्यादा था, इस समय के लिए मान लीजिए, क्योंकि चीन ने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में बाद में सबसे गौरव हासिल किया। यानी कि जो हमारा यूएसए से भी अधिक मात्रा में हमारा जो चीन जो देश है वो 12.40 ट्रिलियन यूएसए डॉलर के रूप में उसकी अर्थव्यवस्था बन गई थी। ठीक है। इसके मुख्य कारण क्या थे आखिरकार, केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था को एक ही बाजार अर्थव्यवस्था व्यवस्थित की ओर खिंचाव करना, जिसकी ऑन के रूप में जैसे कि ऑन करना या फिर निर्यात संबंधित घरेलू उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करना तथा समस्त श्रम बल की उपलब्धता के रूप में इसमें शामिल किया गया है। ठीक है। आगे देखते हैं, दूसरा हमारा भारत देश है, यानी कि भारत का विकास किस तरीके से हुआ था, इसका वर्णन किस तरीके से किया गया था, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। 2017 में भारत की जीडीपी लगभग 2.43 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुमान था, यानी कि बहुत ही कम था। इस समय मान लीजिए कि 2017 में चीन का 12.40 ट्रिलियन डॉलर था और हमारा कितना 2.43 ट्रिलियन डॉलर अमेरिका के अनुसार अनुमान के रूप में बताया गया था। ठीक है। और 1951 में से 2017 के बीच में भारत की अर्थव्यवस्था में वृद्धि दर केवल 5.9% आई है और 1991 के बाद में भारत की जीडीपी में भारी वृद्धि हुई है। जब कोई अर्थव्यवस्था अधिक मात्रा में नीतियां बनाती हैं, उसकी प्रारंभ की अधिक मात्रा में जो नई नीतियों को लागू करती है, तो कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ता है कि आखिरकार एक नीति तो नहीं चली, कम से कम दूसरी नीति में कुछ ना कुछ प्रभाव तो पड़ना चाहिए ना। तो इसका अर्थ यही है कि नई नीति के अंतर्गत भी कहीं 1991 में जो भारत नई आर्थिक नीति अपनाई थी, उसके तहत भी बहुत सी नीतियाँ लागू की गई है, बहुत सी बेकार चली गई हैं, ऐसा भी है। ठीक है। हमारा इस चैप्टर ही पूरा है कि 1991 में नई आर्थिक नीति क्या है आखिरकार। ठीक है। ये पूरा चैप्टर ही हमारा इसी बुक में है, 6 चैप्टर है, तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से, उससे सारा समझ आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है। यहाँ मुख्य क्या कारण थे इसके, निम्न प्रकार से हैं। पहला है नियोजित की दिशा में भारी किसका होना। दूसरा पॉइंट है उदारीकरण की दिशा में रूपांतरण करना। और तीसरा पॉइंट है आयात प्रत्यक्ष स्थापना की तुलना में निर्यात प्रोत्साहन पर अधिक रूप से निर्भर रहना। और चौथा पॉइंट हमारा है घरेलू निवास की तुलना में विदेशी प्रत्यक्ष और विदेशों पर अधिक प्रकार से निर्भर रहना। इसका अंत ये हमारे अंदर इतनी सारी कमी आती है, इसकी वजह से हमारा जो विकास की दर है ना, वो कहीं ना कहीं कम रही है, इसके बारे में बताया गया है। ठीक है। और तीसरा टॉपिक हमारा है पाकिस्तान का वर्णन, किस तरीके से आखिरकार इसका विकास कैसे हुआ था, उसके बारे में जान लेते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा है 2017 में पाकिस्तान के सकल घरेलू उत्पादन केवल 27.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के अनुसार। ये बिलियन है, ना कि ट्रिलियन। ठीक है। भारत तो बल्कि 2.43 ट्रिलियन था, लेकिन ये पाकिस्तान जो है 27.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमान के अनुसार था। दूसरा पॉइंट हमारा है 1990 से 2017 के बीच में पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में वृद्धि की दर जो थी 4.14 वृद्धि हो गई थी। ठीक है। और तीसरा पॉइंट हमारा है 1980 के दशक के माध्यम से पाकिस्तान की जो जीडीपी थी ना, अधिक मात्रा में वृद्धि हुई थी और उसकी तेज़ी भी होने लगी थी। ठीक है। और चौथा पॉइंट हमारा है यहाँ आर्थिक सुधार का परिणाम था।
कि आखिरकार किस तरीके से आखिरकार हमें सुधार करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार में भारत से हुए, यानी कि इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान में आर्थिक सुधार भारत से हुए आर्थिक सुधारों के सामने बहुत ही समान रूप से माना जाता था, ऐसे ही था, ठीक है। और पांचवा टॉपिक हमारा है पॉइंट है, लेकिन 2008 के आरंभ से ही पाकिस्तान में आर्थिक दृष्टिकोण के निराश के रूप में चीन के रूप में इसका अर्थ यह है कि बहुत ही कम माना जाता था, बहुत ही कम के रूप में, प्रारूप के रूप में माना जाता है, क्योंकि जो भारत देश था बहुत ज़्यादा जनसंख्या की दृष्टि से भी ज़्यादा था। और पाकिस्तान तो मान लीजिए 1947 में भारत के टुकड़े के साथ में आज़ाद हुआ था, लेकिन ये है कि उसकी जनसंख्या भी कम थी और उसकी GDP के अनुसार उसकी जो अर्थव्यवस्था थी वो भी ठीक थी, ठीक है। और अगला टॉपिक है, इसके मुख्य क्या क्या कारण थे, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला कारण हमारा है, पाकिस्तान आतंक के युद्ध में झगड़। इसका अर्थ यह है कि पाकिस्तान जो है ना बहुत ही ज़्यादा आतंकवादियों को पैदा करता है, बहुत ही ज़्यादा आतंकवादी को इधर उधर भेजता है, दूसरे देशों में भेजता है। जैसे भारत में हमेशा कश्मीर से रिलेटेड हो गया, उसके मुद्दे पर हमेशा सवाल उठाता है, उसमें जो है कि आतंकवादियों को भेजता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा है, इससे घरेलू तथा विदेशी निवेशकों का व्यावसायिक विश्वास और ख़त्म हो जाता है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, इसी कारण सिटी पर बहुत ही अधिक मात्रा में बुरा प्रभावित होता है, बुरा ही अधिक मात्रा में प्रभाव पड़ता है, यानी कि उस क्षेत्र की दृष्टि से उस क्षेत्र पर, ठीक है। जनसंख्या रूपरेखा क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, आखिरकार जनसंख्या रूपरेखा क्या होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा है, भारत और चीन दोनों में विश्व जनसंख्या का लगभग 38% लोग रहते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में मान लीजिए 194 या 5 देश हैं टोटल, उसमें से 38% जो लोग रहते हैं केवल भारत और चीन में ही रहते हैं। भारत में एक 1.3% बिलियन में से अधिक ज़्यादा लोग जो है अधिक मात्रा में निवेश करते हैं, जो विश्व जनसंख्या का सबसे लगभग 18% है। दूसरा पॉइंट हमारा है, चीन में 1.34 यानी कि 1.34 बिलियन लोग निवेश करते हैं, जो कि विश्व जनसंख्या का लगभग 20% लोग हैं। इन देशों की तुलना में पाकिस्तान एक छोटा सा देश है और इनकी जनसंख्या का भारत या चीन की जनसंख्या का लगभग 10वां भाग माना जाता है, और है भी, ठीक है। और आगे देखते हैं, हमारा टॉपिक है शिशु नीति वन चाइल्ड पॉलिसी क्या है। इसका अर्थ यह है कि शिशु थे उनकी जो नीति थी ये मुख्य रूप से चीन में ही लागू की गई थी। वन चाइल्ड पॉलिसी 1979 में लागू की गई थी, ठीक है। देखते हैं क्या है। पहला पॉइंट हमारा है, 1979 में सचित रूप से एक शिशु नीति को सफल रूप से प्रयोग में लाया गया था। इसके कारण वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर वर्तमान से घट करके 0.47 इतना हो गई थी, ठीक है, जो 1989 में 1.33% हो गई थी। दूसरा पॉइंट हमारा है, भारत में जनसंख्या वृद्धि दर अभी भी बहुत ही ज़्यादा है और 1.6% ऐसे हैं जहां पर पाकिस्तान में यहाँ दर केवल 1.8% है। और तीसरा पॉइंट हमारा है, अभी यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर जनसंख्या में इसी तरीके से वृद्धि होती रही और जल्द ही भारत की जनसंख्या 3 से ज़्यादा अधिक हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि 3 ट्रिलियन से भी ज़्यादा अधिक मात्रा में हमारी जो भारत की जनसंख्या जो है वो हो जाएगी, ठीक है। अगला टॉपिक हमारा है, मानव विकास क्या है। इसका अर्थ है कि मानव का किस तरीके से आखिरकार विकास किया गया था, आखिरकार मानव विकास क्या है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट हमारा है, जीवन प्रत्याशा, यानी कि जो मानव विकास की जो स्टेप्स होते हैं ये बात जान लीजिए कि जीवन प्रत्याशा क्या होता है। जितनी अधिक उतना अच्छा। जीवन प्रत्याशा यानी कि जीवन में कितना जी सकते हैं आप, जितना नहीं जी सकते हैं उसके बारे में बताया गया है। साक्षरता दर, जितनी अधिक उतना ही अच्छा, इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। निर्धनता रेखा से नीचे और वाली जनसंख्या, इसका अर्थ है निर्धनता रेखा से जितने भी नीचे रहने वाले लोग रहते हैं वो उसको ही जनसंख्या जितना कम होता है उतना ही अच्छा माना जाता है। चौथा पॉइंट हमारा है, शिशु मृत्यु दर जितनी कम उतना ही अच्छा होना चाहिए। ऐसा भी कहा गया है कि शिशु की जो मृत्यु की जाती है उस पर कहीं ना कहीं हमें रोक लगाना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। और पांचवा हमारा है, मृत्यु दर जितना कम उतना अच्छा, ऐसा भी कहा गया है, ठीक है। और छठा टॉपिक हमारा है, पॉइंट है, स्वच्छ जल पाने वाली जनसंख्या जितना अच्छा उतना अच्छा माना गया है। ऐसे रूप से इनको एक हिसाब से डिफाइन किया गया है कि इसको आप बड़ा भी करके ले सकते हैं कि आखिर जीवन प्रत्याशा क्या है, साक्षरता दर क्या है, निर्धनता रेखा क्या है,
और शिशु मृत्यु दर क्या है, शिशु दर क्या है, और स्वच्छ जल पाने के लिए कौन कौन सी आखिरकार जनसंख्या के क्षेत्र की दृष्टि से रूप से हैं, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है भारत और पाकिस्तान की एक जैसी कौन कौन सी सफलताएं हैं। इसका अर्थ है कि भारत और पाकिस्तान के बारे में जानेंगे कौन कौन सी सफलताएं और कौन सी सफलताएं नहीं हैं। तो पहला हम जान लेते हैं, पहला टॉपिक हमारा भारत और पाकिस्तान दोनों देश के प्रति व्यक्ति आय दोगुनी होने की सफलता प्राप्त की गई है। ठीक है, और सेकंड पॉइंट हमारा है जनसंख्या में वृद्धि के साथ खाद्य तथा उत्पादन सफलतापूर्वक बहुत ही बढ़ा है, और दोनों देशों का खाद्य के मसाले और आत्मनिर्भर के रूप में है, यानी कि खाद और मसाले जो है भारत और पाकिस्तान में बहुत ही अधिक मात्रा में भरपूर है। बल्कि पाकिस्तान में तो बादाम हो गया, किशमिश हो गया, छुहारे हो गए, ये अधिक मात्रा में वहाँ पर उत्पादित किया जाता है, क्योंकि ठंडा देश है, ठंडा पहाड़ी इलाका है पाकिस्तान, तो वहाँ पर एक हिसाब से बहुत ही महंगी चीज़ें भी मैन्युफैक्चरिंग और उगाई भी जाती हैं। ठीक है, भारत तो मसाले का सबसे सर्वश्रेष्ठ देश के रूप में माना जाता है। ठीक है, और हमारा तीसरा टॉपिक है मौसमी परिस्थितियों के कारण उत्पादकता के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था हो, उतार चढ़ाव के मौसम के अनुसार तो आते ही जाते रहते हैं। ठीक है, और दोनों देशों में एक युवा व्यवस्था के रूप में आधुनिक क्षेत्र का विकास हो रहा है। आगे देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है भारत और पाकिस्तान की एक जैसी विफलताएं क्या क्या है। आखिरकार कहीं ना कहीं हमारे देश में और उनके देश में, पाकिस्तान के देश में कहीं ना कुछ कमियां भी रही हैं, विफलताएं भी रही हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा है दोनों जगह राजकोषीय प्रबंध का रिकॉर्ड निराशाजनक रहा है। जीडीपी का औसतन केवल 7.8% था, और उच्च कोषीय व्यास के रूप में दोनों देशों में बहुत ही ज़्यादा अधिक मात्रा में उतार चढ़ाव भी पड़ा है। और सेकंड पॉइंट इज़ दोनों देशों में अपर्याप्त सारी सेवाएं पानी, बिजली, यातायात, आर्थिक समृद्धि एवं विकास के रूप में बांधा गया है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी न किसी दृष्टि के रूप से, चाहे वो युद्ध के रूप में हो, चाहे वो पानी दृष्टि, चाहे वो बिजली की दृष्टि के रूप में हो, कहीं ना कहीं एक दूसरे के जो देश होते हैं वो टांग अड़ाते ही रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। और अगला टॉपिक हमारा है चीन की स्थिति भारत से बेहतर किस तरीके से आखिरकार है। यानी कि भारत से बेहतर आखिरकार चीन जो है वो क्यों है, आखिरकार इतना विकास आखिरकार चीन का क्यों हो गया। बल्कि वो 1949 में आज़ाद हुआ, बल्कि जो हमारा भारत देश है वो 15 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो आखिरकार 2-3 साल पहले आखिरकार हमारा भारत आज़ाद हुआ है, फिर भी इतना ज़्यादा विकास क्यों नहीं हो पाया, उसके बारे में बताया गया। ठीक है, पहला टॉपिक हमारा है चीन में सुधार की नीति बड़े ही पैमाने पर 80 के दशक की अवधि में शुरू किया गया था। दूसरा पॉइंट हमारा है लेकिन भारत में उस समय सुधारों की नीति की गति बहुत ही अधिक मात्रा में धीमी थी। यानी कि 1991 से पहले हमारे भारत की स्थिति जो थी बहुत ही, यानी कि 40-50 साल पहले हमारे भारत की स्थिति जो है बहुत ही धीमी थी। इतनी धीमी थी कि अर्थव्यवस्था के लिए हमें अपने सोने की कर्जे 1990 में लगभग ऐसा है कि भारत सरकार ने हमारा देश जो है दूसरे देश में हमारा जो सोना था ना भारत के पास, सारा गिरवी रख दिया था कि अर्थव्यवस्था कम से कम हमारी सही चले। ठीक है, और तीसरा पॉइंट हमारा 1990 के दशक में सुधारों की नीति के उद्योग को अधिक मात्रा में बढ़ाया गया था, और भारत जीडीपी की वृद्धि दर पर ध्यान दिया गया था अधिक मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, और चौथा पॉइंट हमारा है जबकि चीन निर्धनता वनोन्मूलन पर ध्यान दे रहा था कि आखिरकार जो वनोन्मूलन किस तरीके से आखिरकार बढ़ाया जाए, किस तरीके से उसका विकास किया जाए, इसकी वजह से कि उसकी अर्थव्यवस्था में अधिक मात्रा में प्रवृत्ति लाई है और उसका विकास भी हुआ है। और पाँचवा पॉइंट हमारा है डॉक्टर से, यानी कि 1989 की अवधि के दौरान चीन में ग्रामीण निर्धनता 85% की कमी थी, और भारत में इसकी कमी इस समय 50% हुई थी। ठीक है, डॉक्टरों की अधिक मात्रा में इसकी कमी बताया गया है। ठीक है, और छठा टॉपिक हमारा है चीन ने विदेशी निवेशकों को 100% निवेश की अनुमति दे दी थी। यानी कि जो निवेश थे ना अधिक मात्रा में ज़्यादा निवेश किया जाए, मैन्युफैक्चरिंग की जाए, जिससे कि जो उसकी जीडीपी है ना उसका जो विकास हो सके, उसके बारे में बताया गया। लेकिन जो है भारत था उस समय निवेश नहीं कर पाता था, क्योंकि उस समय भारत के पास खुद ही इतनी ज़्यादा अर्थव्यवस्था ख़राब थी, तो वो अधिक मात्रा में जो है कि मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाता था, बाहर विदेशों में निवेश के रूप में नहीं भेज पाता था वस्तुओं को। ठीक है, तो हमारा यहाँ सेकंड बुक का जो सारे चैप्टर्स थे और चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं पूरी तरीके से। हमारा चैप्टर 13 जो है ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। हमारी जो सेकंड बुक है पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई है ऑलमोस्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ आया हो।
चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करके जरूर बताएगा आप लोग को वीडियो कैसे लगी, किस तरीके से थी। बाकी हमारे कुछ चैप्टर्स जो है फर्स्ट बुक के रह गए हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के, तो वो चैप्टर्स हम जल्दी कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, ओके बाय। नमस्कार। अब मैं आपसे अगली वीडियो में मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।